नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने जा रहे हैं जिसको भारत या दुनिया में काफी लोग जानते हैं और जिस आदमी ने सिर्फ अपने क्षेत्र, अपने शहर, अपने प्रदेश अ, और भारत के ही बच्चों में को बहुत आगे तक नहीं ले गया, वो ले जाने में सहायक हुआ, बल्कि उसने इतनी बड़ी आशाएं जगा दी हैं कि सबको लगने लगा है अरे ये संभव है। और वो भी उस आदमी ने उन बच्चों को जो बहुत निचले तबके से आते थे, जो सपने में नहीं सोच सकते थे कि वो आईआईटी क्रैक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वन एंड ओनली आनंद कुमार थे। जो वो आनंद कुमार जो सुपर 30 जिनके नाम से चलता है, और वो आनंद कुमार जिन्होंने लगभग 1000 से ज्यादा बच्चों को आईआईटी में प्रवेश कराया है। वो आनंद कुमार जो गरीब बच्चों को लेकर के आगे आए हैं और आज उन्होंने उनके सपनों में इतनी बड़ी उड़ान भरी है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। आप बाहर से बैठ के नहीं सोच सकते, लेकिन उन बच्चों से पूछिए जो आपके बच्चे, चाहे आप किसी भी वर्ग से आते हो, जो आपके बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके बच्चे पढ़ करके आगे जाना चाहते हैं। और आपको पता होगा इस देश में 20 लाख से ज्यादा बच्चे, लड़के लड़कियां जो हैं वो आईआईटी में जाने का सपना रखते हैं। और ये वो लोग हैं जो बाकायदा एग्जाम देते हैं। उससे पहले कितने सपने होते हैं, कितने लोगों के सपने होते हैं, और उससे ज्यादा उनके माँ बाप के सपने होते हैं। तो ये वो जगह है, ये वो नाम है जिसपे ये कहना कि उन पे फिल्म बनी है। ऋतिक रोशन उस फिल्म में थे, बहुत बढ़िया फिल्म थी, लेकिन वो एक छोटा सा पार्ट है उनके जीवन का। उनको देश विदेश में, देश में तो नहीं उतने सम्मान मिले, मैं इसमें कोई कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन विदेश में जितने सम्मान मिले वो अपने आप में अद्भुत हैं, बड़े हैं, अकल्पनीय हैं। लेकिन तब भी आज वो उन बच्चों के लिए आनंद कुमार बहुत जरूरी हो गए हैं जो इस समय कोरोना काल की वजह से अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वो बच्चे जो नए सिस्टम की वजह से बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो बच्चे जो नए कोरोना काल में जिस तरीके की चीजें हुई और जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कमजोरियां थोड़ी बहुत सामने आई, उस वजह से बढ़ पा रहे हैं। तो आज हम उनसे, उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जो आगे जिनको दिक्कतें आ रही है इस कोरोना काल में। बहुत बहुत आभार आनंद जी, मैं जानता हूँ कि आप कितने व्यस्त रहते हैं और कितना आपके पास काम है, लेकिन आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को से बात करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत आभार आपका। तो मैं सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में बच्चे क्या करें और जो दिक्कतें उनके सामने आ रही हैं, और खास तौर से आईआईटी का जो फॉर्मेट है, खास तौर से इतना गूढ़ फॉर्मेट है। पहले एक जमाने में, आज से मेरे ख्याल से 15-17 साल पहले 2 परीक्षाएं होती थी, फिर उसके बाद 1 हो गई, फिर 2 होने लगी, और अब तो वो उनको 4 बार शायद मार्च से लेकर के और मई जून तक में 4 हिस्सों में बांट दिया गया है। फिर तो एक अजीब सा फॉर्मेट बन गया। तो ऐसे में उन बच्चों को जो, क्या आप सलाह देंगे जो मजबूर है घर में बैठने के लिए, कोचिंग क्लासेस उनकी नहीं हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूं, इसलिए नहीं कि किसी अच्छे अखबार के आप संपादक हैं, बल्कि इसलिए कि आप हमारे पथ प्रदर्शक भी हैं और हमारे अभिभावक भी हैं। बच्चों और सुनने वाले तमाम साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आज से 10-15 साल पहले पटना के एक प्रसिद्ध अखबार में अक्कू श्रीवास्तव जी संपादक हुआ करते थे। उस समय भी इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि तमाम लालचों के बावजूद, तमाम भय के बावजूद, इनकी निर्भीकता की चर्चा आज भी होती है बिहार में और पटना में, कि जो इन्होंने देखा उसको, सच को आईने में उतारने का प्रयास किया। हालांकि मैं विषय से भटक रहा हूं, फिर भी 2 मिनट बोलने की मुझे इजाजत दीजिए। ख्याल से आप विषय पे ही बोले, ज्यादा अच्छा रहेगा। जी जी जी, नहीं, फिर भी कि जैसे अखबार क्या है, मीडिया क्या है, एक दर्पण है। तो साइंटिफिक लैंग्वेज में बोला जाए कि एक प्लेन है, कनकेव अप
और नहीं है, ये कनकेव नहीं है कि भाई, या कन्वेक्स भी नहीं है कि चीजों को छोटी करके या बड़ी करके दिखाई जाए। जो चीज है उसको दिखाई जाए, यही अखबार का मापदंड होना चाहिए और इन्होंने दिखाया। तो बच्चों, मैं ये बताना चाहता हूं कि तमाम कठिन परिस्थितियों में भी एक इंसान अपनी निर्भय रहता है, वो डरता नहीं और अपने वसूलों पर चलता है। आज समय वैसे ही आ गया है कि चीजें विपरीत दिशा में बह रही हैं, हवाएं विपरीत हो गई और कहीं ऑक्सीजन की कमी की खबर सुनने में आ रही है, कहीं कोई लोग बीमार हैं, कई लोग इस दुनिया में अब नहीं रहे। इन तमाम चीजों में जहां परीक्षाएं रुकी हुई हैं, जहां अब कोई उम्मीद नहीं है कि कब परीक्षा होगी, कैसे परीक्षा होगी, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कि 10th के तरह एवरेज मार्किंग किया जाएगा, क्या किया जाएगा कुछ भी पता नहीं, आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। वैसे स्थिति में जरूरत इस बात की है कि आप निर्भीक बने रहें, अपने मन को मजबूत करें और इस बात को हमेशा मन में ध्यान में रखें कि चाहे कुछ भी हो, रात कितनी भी गहरी हो, कितनी भी अंधेरी हो, और ये जीवन का सत्य है कि रात जितनी गहरी होती है, अंधेरी होती है, हम सवेरा के उतने ही करीब आते हैं। इसलिए बच्चों, दोस्तों, अभी माहौल काफी खराब होते चला जा रहा है, लेकिन उम्मीदों का दिया जलाए रखना है कि आने वाला कल हमारा होगा, सवेरा होगा, सुबह होगी और सब कुछ अच्छा होगा। तो सबसे पहले जरूरत इस बात की है कि आप पूरे सकारात्मक भाव से भरे रहे। जो सामने घटनाएं घट रही है नकारात्मक, उससे प्रभावित हुए बगैर अपने मिशन पर डटे रहे। अब जब, क्योंकि जैसे कि कोचिंग क्लासेस नहीं चल रही हैं, बच्चों के पढ़ने की, जो जिन्होंने +2 कर लिया है, और अब तो खास तौर से 10th के बाद से और पहले से भी क्लासेस होने लग गई। मैंने सुना है कई शहरों में कोटा जिसका नाम लिया जाता है, या और जगह भी बच्चों को पहले से ही तैयार करना शुरू कर देते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, पहली बात, कि जो लोग सुपर 30 के बारे में या आपके बारे में नहीं जानते हैं, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि जब बच्चे बिल्कुल जो निचले वर्ग के बच्चे हैं, वो आगे बढ़ें और आगे करके जाएं? दरअसल में आज के तारीख में बहुत सारे बच्चे फिल्म देख चुके, कहानी जानते, फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ, आपने सही बोला कि कभी मेरी भी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छा मैथमेटिशियन बड़ा बनूं और अच्छे रिसर्च करूं। हालांकि ऐसा संभव इसलिए नहीं हो पाया कि मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरा एडमिशन कैम्ब्रिज में हो गया था। जब मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था, उसी समय हमारे कुछ पेपर बाहर के जर्नल्स में छप गए थे, उसके बेसिस पर मेरा एडमिशन हो गया कैम्ब्रिज में। लेकिन हमारे पास तो हवाई जहाज के टिकट कटाने का भी पैसा नहीं था। तमाम प्रयासों के बाद मैं और पिताजी उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, और शायद यही वजह थी कि हमारे पिताजी टेंशन के चलते, एक मानसिक दबाव के चलते कि मेरिट रहते हुए मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज पा रहा हूं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो दर्द मुझे हमेशा सताता था कि कैसे एक पिता का दिल रोता होगा, क्योंकि पिताजी भी हमको सुनाते थे कि कैसे पैसे के अभाव में उनकी पढ़ाई छूट गई थी। फिर पिताजी ने अपने आंखों से देखा कि मेरे बेटी की पढ़ाई छूट गई। मेरे पिताजी भी पढ़ने में बहुत अच्छे थे, गांव में रहते थे, गांव में रह के भी अपने जिला स्कूल में, अच्छा इलाके के स्कूल में अच्छा किया, और पटना साइंस कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ, लेकिन पढ़ाई अधूरी की अधूरी रह गई। तो ये बातें मुझे हमेशा घर कर गई, मेरे मन में हमेशा ये बात मुझे प्रेरित करती थी कि देखो, ऐसे हमारे देश में करोड़ों बच्चे हैं जिनमें मेरिट है, टैलेंट है, कुछ करने की इच्छा भी और मेहनती भी है, लेकिन उनके पास सुविधाएं नहीं है, संसाधन नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैंने इसी सुपर 30 की शुरुआत की। तय है कि आपने जब शुरुआत की और उसके बाद सुपर 30 बच्चों को लेकर के काम शुरू किया, और आपने धीरे-धीरे उसका विस्तार किया, उसकी परीक्षाएं और जगह होने लगी, पटना, दिल्ली वगैरह वगैरह सब जगह होने लगा। इस समय जब लगभग मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के अनुसार, अगर ठीक है, तो 23 IIT हैं देश में, और 4200 के आसपास कुछ सीटें हैं, 11,200 के आसपास कुछ सीटें हैं। तो 22 लाख बच्चों में से चुनने की जो प्रक्रिया होती है, और उनमें से भी बहुत निचले बच्चों को लेकर के छानने का जो ख्याल है, वो
वो बच्चे अब जब स्थितियां बिल्कुल विपरीत है, जैसा कि आपने कहा है, वो कैसे तैयारी करें जब गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गांव में नेटवर्क की समस्या आज भी है, और इस ऐसी हालात में कैसे विपरीत परिस्थितियों में लड़े, ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि आप अक्सर अपने जो बच्चे आपने जिनको शामिल कर रखा है अपनी टीम में या कोचिंग में, उनको तो आप बताते ही होंगे। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि भाई ऐसी कठिन परिस्थितियों में तो सबसे पहले कि धैर्य बनाना है। हमारे पास जो भी उपलब्ध किताबें हैं, जो भी नोट्स हैं, हमारे पास कम से कम मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट है तो ठीक, नहीं है तो थोड़ी दिक्कत जरूर है, लेकिन इच्छा शक्ति से बड़ा कोई रिसोर्सेज नहीं है। हमने जीवन में देखा है। अब देखिए कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहे। जब मैं यहाँ पढ़ता था तो हमारी इच्छा जागृत हो गई कि मुझे कुछ नया मैथमेटिक्स में सीखना है, नया कुछ अद्भुत करके दिखाना है। लेकिन वो नया कैसे होगा, ये पॉसिबल कैसे होगा, इसके लिए अभी नया क्या चल रहा है इसको पता करना। उस समय इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, कुछ चीजें नहीं थी, बावजूद इसके मैंने पता किया कि बिहार झारखंड कंबाइंड था, एक भी मैथमेटिक्स के जर्नल यहाँ नहीं आते थे। तब हमने बीएचयू का रुख किया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, जहां मेरा भाई छोटा परनो जो आज भी मेरा साथ देता है, वहां पढ़ाई करता था संगीत की। तो वहीं जाकर मैंने सीखा, वहां के जनरल्स को पढ़ा। हालांकि वहां का मैं स्टूडेंट नहीं था, कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था बावजूद इसके। तो कहने का मेरा मतलब है कि जहां आपकी इच्छा जागृत होगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। अगर आप बहुत मेरिट के साथ पढ़ते हैं, बहुत मेधा के साथ पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई आपको मदद करने के लिए आएगा। थोड़ी देर हो सकती है, थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन आपके रास्ते जरूर निकल जाएंगे। तो अभी जो आपके पास सीमित संसाधन है, उसी में आप बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसका प्रयास जरूर करिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, तभी ये संभव होगा। और तभी क्या आप आजकल भी मतलब अपनी कोचिंग के बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के भी सवाल जवाब लेते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे गाइड करते हैं, तो किस तरीके से संभव होता है? अभी देखिए, अभी क्या है कि ऐसी कठिन परिस्थिति पे सुपर 30 तो ब्रेक हो गया 1 साल, इसलिए क्योंकि हम लोग बैच नहीं ले पाए, टेस्ट नहीं कर पाए, और इस साल भी हम लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वेट कर रहे हैं कि थोड़ी चीजें सामान्य हो। लेकिन अभी तमाम बच्चों को हम लोग जूम के माध्यम से और भी अलग अलग माध्यम से यदा कदा मिलते जुलते रहते हैं। और अब क्या है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी एक नया रास्ता मिला है। ये अभी जो परिस्थिति है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है, इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में कुछ अवसर मिले हैं कुछ अच्छा करने का। तो ऑनलाइन के माध्यम से हम बच्चों तक जाने का प्रयास करते हैं, कभी कभी उनका क्लासेस लेते हैं। जो लोग भी इनवाइट करते हैं, कोई कोचिंग वाले, कोई स्कूल वाले, कोई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बुलाती है, तो वहां जरूर जाकर कुछ बोलने का वर्चुअली प्रयास जरूर करते हैं, ताकि बच्चे सीख पाए, कुछ अच्छा कर पाए। मेरे ख्याल से सुपर 30 के लगभग 15 साल या और थोड़ा से ज्यादा मान लीजिए, उसके 15 साल के इतिहास में दूसरा साल लगातार है जब ये सुपर 30, पिछली बार भी कोरोना की वजह से जिसपे मैं आना चाहता था नहीं ले पाया था बच्चों को, और इस बार भी वो संभावना नहीं लग रही है, फिलहाल तो नहीं लग पा रही है। तो क्योंकि आपके भाई भी प्रणव जो साथ में काम करते हैं आपके, वो भी काफी कुछ सहयोग करते रहते हैं, तो दोनों लोग देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों से क्या सिर्फ तकनीकी के माध्यम से ही जुड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, या ये जैसे कि आपने कहा कोचिंग, डिफरेंट कोचिंग क्लासेस वाले, उनसे आप कैसे जुड़ते हैं? क्योंकि उनके तो अपने इंटरेस्ट होते हैं, आपका तो एक सामाजिक इंटरेस्ट है, आपका इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट अलग अलग है, एक का व्यवसायिक इंटरेस्ट है, आपका सामाजिक इंटरेस्ट है। तो आप कैसे अपने सामाजिक इंटरेस्ट को बनाए रखते हुए उसको सहयोग करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया कि जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, आज तक कोई भी कॉमर्शियल वेंचर में हमने नहीं जुड़ा उन लोगों के साथ। फ्री क्लासेस, 4 दिन का क्लास, 5 दिन का, इवन ओमान और कुवैत जैसे जगहों पर भी क्लास लोगों ने लगाया, तो फ्री में लगाया, तो वहां पर हम पढ़ाने का प्रयास जरूर किए। तो हमारा कोई ऐसे लोगों के साथ जुड़ाव नहीं रहता जिसको पैसा को ही महत्व देके पढ़ाए। और जहां तक रही बात की, जैसे ही अभी लॉकडाउन खत्म होगा, थोड़ी चीजें सामान्य होगी, तो हम लोग भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, उसका बहुत सारा काम कर चुके हैं कि हर बच्चे तक हम लोग खुद अपने स्तर से
कैसे वर्चुअली पहुंच पाए, इसका प्रयास हम लोग करेंगे। जब तक की चीजें बहुत सामान्य, साल भर, 2 साल, 1.5 साल, पता नहीं कब तक होंगी, तब तक मेरा भी काम रुकता न रहे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हम पहुंच पाए, इसका प्रयास जरूर जारी है। और आप देखिएगा आने वाले 5-6 महीने में वो प्लेटफॉर्म हम लोगों का तैयार हो जाएगा। क्योंकि अब कोरोना की जो स्थिति है वो उसके बारे में कुछ मतलब असंदिग्ध है। कब चीजें खत्म होंगी, कब दोबारा फिर नहीं आएंगी, ये कहा नहीं जा सकता। तो जो अभी जिस पे मैं आना चाहता था, आपने उसका कुछ हिंट दिया है कि जो अभी आप एक फॉर्मेट बनाना चाहते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, वो अब किस स्थिति तक है और उसमें क्या-क्या संभव है? बच्चों के मन में निश्चित रूप से ये बहुत उत्सुकता होगी कि वो कैसे उस फॉर्मेट में आ सकते हैं, कैसे करेंगे, क्या होगा और उनका वो उसमें कैसे जुड़ सकते हैं? इसका एक थोड़ा-सा अगर आप खाका दे सकें तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए हमारे लिए वर्चुअल प्लेटफॉर्म को खड़ा करना बहुत मुश्किल का काम हो रहा है। कारण क्या है कि भाई हम जिन बच्चों तक पहुंचते हैं उनके पास डिवाइस नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं, जैसा आपने बोला। तो उनको कैसे हम लोग दिला पाए डिवाइस, उनके तक पहुंचा पाए, उनको इंटरनेट कनेक्शन के लिए पैसे दिलवा पाए, इसका प्रयास जारी है, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग दूसरी चुनौती है कि भाई अभी जब तक थोड़ा भी ओपन नहीं होगा, हम लोग बच्चों का सिलेक्शन कैसे करेंगे? क्योंकि जब तक बच्चों से फिजिकली मिलेंगे नहीं, उनका टेस्ट नहीं लेंगे, उनके बातचीत करके ये पता नहीं करेंगे कि वो निर्धन परिवार से आते हैं या नहीं आते, तो कई ये ऐसी रुकावटें हैं जो थोड़ा-सा इसको विलंब कर सकती है। लेकिन पढ़ाने का कंटेंट डिजिटल बनाना, उसको सजाना, क्या बोलना है, कैसे, इसका काम जारी है। साथ-साथ हम लोग सोच रहे हैं, तो इस साल के अंत तक मुझे लगता है कि हम लोग सक्षम हो जाएंगे कि क्लासेस शुरू हो जाए। आपने कहा कि निर्धन बच्चों के लिए, क्योंकि मूल रूप से आपका काम उन्हीं पर है। लेकिन वो बच्चे भी सोचते होंगे कि उन्होंने क्या गुनाह किया है जो मिडिल क्लास से आते हैं। वो बच्चे भी सोचते होंगे कि जो और दूसरे वर्ग से आते हैं उन्होंने क्या गुनाह किया कि वो प्रोफेसर आनंद कुमार के पास नहीं जा सकते, वो उनसे राय नहीं ले सकते, उनका क्या गुनाह है। तो आप वो भी दिन कब आएगा कि उनको भी उसी तरीके से उपलब्धता होगी। और अब जब आप वर्चुअल कर रहे हैं, फिजिकल नहीं कर रहे हैं, तो वो बाध्यता भी नहीं है कि हम 200 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते, 30 बच्चों से ज्यादा नहीं पढ़ा सकते। अब जब आप वर्चुअल कर रहे हैं तो उसके वो सामग्री और उनका विस्तार होना बहुत जरूरी आपको नहीं लगता है क्या? आपका आदेश है तो इसको भी कर दिया जाएगा, जो हमारे कोई भी पढ़ सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्ञान का फायदा उठा पाएगा। जो बच्चे सक्षम नहीं होगा उनको हम लोग कुछ देंगे, डिवाइस वगैरह देंगे, लेकिन जो सक्षम है, पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो आज आपने अच्छी बात बोली, हम लोग इस पर विचार कर रहे थे। अगर हम लोग जब भी शुरू करते थे इस बात को जरूर ख्याल में रखेंगे और आपको उस दिन इंटरव्यू भी देंगे कि देखिए आज शुरू हो गया आपके कहने पर सभी बच्चों के। नहीं, ये बहुत बहुत अच्छा रहेगा। ये जो अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं और जिनके लिए आपने कहा है कि हमसे वो लगातार जुड़े रहे हैं, जुड़े कैसे रहे? मोबाइल से जुड़े रहे हैं, नेट से जुड़े रहे हैं, और उसके लिए जो खर्चा आएगा, निश्चित रूप से वो जो अंडर प्रिविलेज क्लास के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, जो कामगारों के बच्चे हैं, जिनको आप ला करके, जिनको आपने बिल्कुल चमक दी है, तो वो उनको पैसा जो देने का या उनको सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का जो जिम्मेदारी आप लेंगे, वो कैसे पूरी होगी? अभी इस पर तो हम लोग सोचे नहीं, लेकिन कई लोग मदद के लिए तैयार हैं कि उन बच्चों के लिए जितना बच्चे को आप बताइएगा हम डिवाइस देंगे। ऐसे कई संस्थाएं, कई कंपनी, कई लोग भी हैं जो तैयार हैं। तो जो लोग इस तरह का डिवाइस देना चाहेंगे, कोई पुराना लैपटॉप गिफ्ट करना चाहेंगे, तो एक ऐसी योजना बनाएंगे कि मान लीजिए 100-200 बच्चों को लेके चल रहे हैं, तो उतना डिवाइस उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि लोग तैयार हैं। उसके लिए मुझे पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। समाज में बहुत सारे लोग हैं, कुछ-कुछ मदद कर देंगे तो उन बच्चों का मदद हो जाएगी। तो अभी हम लोग इंतजार, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। और अभी जो इतनी स्थिति खराब है, इतना फैल गया इन्फेक्शन, लोग बीमार हो रहे हैं, तो थोड़ा आराम आए, थोड़ी चीजें नॉर्मल हो, थोड़ी सामान्य हो, फिर हम उस पर भी काम करें। जी।
क्या अब एक बड़ा सवाल और उठता है, जिन बच्चों को आपने आगे बढ़ाया, जिन बच्चों ने बहुत आईआईटी करके और फिर अब देश-विदेश में सब सेटल हो चुके हैं, करीबन 700-800 बच्चे तो मुझे बताया गया था पहले कि जब वो सेटल हो चुके हैं, क्या वो बच्चे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं? समाज को जो वापसी है, वो करने के मूड में दिखते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है, बहुत संवेदनापूर्ण सवाल है कि क्या वो समाज को वापसी कैसे करना चाहते हैं? वो अपने साथियों को कैसे आगे लाना चाहते हैं? ने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत सारे बच्चे जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो जो डिवाइस देने की बात है, आप सच बताया कि वैसे बच्चे देने के लिए तैयार हैं। कोई 4 डिवाइस, कोई 10 डिवाइस, जो अपनी क्षमता है। तो हमारे पास डिवाइस की कमी नहीं रहेगी, रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि वो बच्चे देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। फिल्म जब रिलीज हो रही थी सुपर 30, कई माफिया लोग एक्टिव हो गए थे बदनाम करने के लिए, कोर्ट केस करके कुछ-कुछ कर रहे थे। वैसी स्थिति में भी सभी बच्चियों ने एक ग्रुप बनाया। पहली बार इसका फायदा हुआ, एक ग्रुप बन गया जिसमें हमारे सैकड़ों बच्चे शामिल हो गए, और लगभग सभी 90% बच्चे शामिल हो गए, और सब लोगों ने मदद की बात कही। और फिल्म रिलीज का जो प्रीमियर शो था, उस पर काफ़ी बच्चे अपने खर्चे से, अपने रुकने की व्यवस्था करके बॉम्बे पहुँचे थे, और वो दिन मुझे आज भी याद है। तो बच्चे के मन में हमेशा ऐसा भाव रहता है, उनकी सोच होती है कि कैसे सुपर 30 को आगे बढ़ाया जाए, और उससे भी बड़ी सोच होती है, कैसे उन तमाम बच्चों की मदद की जाए, जो उसी परिवेश से आते हैं, जिस परिवेश से मैं आया। हम सब जानते हैं कि जो फ़िल्म बनी थी वो सुपरहिट थी। ऋतिक रोशन ने उसमें काम किया था और ऋतिक रोशन बाद में और इस दौरान बहुत मानने लगे हैं और फ़िल्मी दुनिया से। क्या आप एक तो ये कि उसका अनुभव लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। वो अनुभव फ़िल्म का और आपकी प्रसिद्धि का, फिर दूसरों लोगों के आपको परेशान करने का, ये तो कुछ चीज़ें ऐसी अलग-अलग चीज़ें हैं जो आपके व्यक्तित्व को निश्चित रूप से और मजबूत करती है। एक आपको वो जो फ़िल्म बनने के दौरान जो एक गर्व का महसूस होना फ़िल्म वालों के लिए ज़्यादा है, आपके लिए उतना नहीं है और दूसरा उन परिस्थितियों से लड़ने का जो मादा था, वो किस तरीके का था? दरअसल में क्या होता है कि जब भी ये जीवन, हम सभी बच्चों को भी बोलना चाह रहे हैं कि जब भी आप सफल होइएगा, मेरा एक निजी अनुभव है, सफलता आपके बहुत करीब होगी तो समस्याएं आएंगी। तो आपके जीवन में चैलेंजेज आ रहा है, आपके जीवन में चुनौतियां आ रही है, परेशानियां आ रही है, आपके विरुद्ध हवा बहने लगी, नदी की धारा आपके विरुद्ध हो गई, तो समझिए कि आपका कोई भला होने वाला है। जरूरत इस बात की कि एक जोर और लगा दें। तो हमारे साथ भी जीवन में ऐसे ही घटना हुआ। जब जब रुकावटें आई, तो मैं हारा नहीं, हिम्मत हारा नहीं, और उसको पार करने का प्रयास किया। मुझे याद है कि जब पटना से अंतिम 2-4 दिन आपका काम का बता हुआ था, एडिटर साहब अक्कू साहब के बारे में बोल रहे थे, बता हुआ था, तो इनसे चाय पर एक मुलाकात हो गई थी, और इन्होंने एक बात बोली थी जो आज भी मुझे साहस देता है कि देखिए आनंद जी, सब लोग अपने लिए करते हैं, आपने दूसरों के लिए किया, और कभी हिम्मत मत हारिएगा, ये आपने बोली थी बात। और एक किताब दी थी माँ, मुनव्वर राणा साहब की लिखी हुई किताब। वो आज भी किताब हम पढ़ते हैं, देखते हैं, समझते तो अच्छी लगती। तो कहने का मेरा मतलब, जो आपने सिखाया था और भी कई गुरुजनों ने बताया, उसको हमने अनुभव किया कि जब भी आप जिंदगी में कठिन परिस्थितियों से गुजरेंगे, निराशा होगी, लगेगी अब जीवन खत्म हो चुका, और कुछ 2-4 लोग तो हमेशा निगेटिव समाज में रहते ही है, जिनको इस बात से तकलीफ नहीं होती है कि वो क्यों पीछे है। इस बात से तकलीफ होती है कि कोई सामने वाला आगे क्यों बढ़ता है। आपकी लोकप्रियता से जलने वाले, आपके काम से जलने वाले लोग, ये शुरू से एकदम इतिहास रहा है, रामायण महाभारत काल से ऐसे स्वालु व्यक्ति रहते हैं जो नकारात्मक चीजों को पैदा करते हैं। लेकिन हम लोगों ने इतिहास गवाह है, देखा है, सीखा है कि इन कठिन परिस्थितियों में भी धारा के विरुद्ध बहते हुए जो आदमी आगे बढ़ते रहता है, वही एक दिन पत्थर का सीना तोड़ता है और आगे बढ़ता है। फिल्म के समय भी ऐसे हुआ। मेरा भाई प्रणव, जो आज भी कई सामाजिक काम कर रहा है, सुपर 30 के अलावे भी लोगों को राशन देना और हर तरह का काम कर रहा है, वो मेरे साथ है शुरू से। अब उस पर हाईवा ट्रक चढ़ा दिया गया, उसके पैर कुचल दिए गए, और इसलिए कि उसको डरा दिया जाए, हम लोगों को धमका दिया जाए, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी।
झूठे मुकदमे करवा दिए, ऐसे बच्चों से करवाया जिनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, जो मेरे पास कभी आए भी नहीं, मुकदमा कर दिया, बाद में कोर्ट में वो केस खारिज भी हो गया, डिसमिस भी हो गया, फिर भी उन लोगों ने खबर फैलाई कि भाई आनंद कुमार एक्यूज्ड फ्रॉड। तो हर तरह से मनोवैज्ञानिक स्तर से, फिजिकल स्तर से, हर स्तर से, आर्थिक तौर पर वो लोग अटैक करना चाहते। तो वैसे लोग हमारे लिए दया के पात्र होते, जिनकी खुद पहचान नहीं होती है, जो खुद डरे हुए और घबराए हुए रहते हैं, वही दूसरों के खतरा पैदा करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, हमेशा जीवन में जब आप आगे बढ़िएगा तो कुछ ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होंगे जो आपके तरक्की को रोकना चाहेंगे, जो आपको डैमेज करना चाहेंगे, जो आपको डराना चाहेंगे। उससे डरने की जरूरत नहीं है। अभी कोरोना काल में भी यही परिस्थिति आपको डरा रही है, धमका रही है, मजबूर कर रही है पढ़ाई छोड़ने पर, मजबूर कर रही है तनाव में आ जाने के लिए। लेकिन अगर इन परिस्थितियों का मुकाबला आप कर लेते हैं तो आने वाला कल आपका ही होगा, हम लोगों का ही होगा। तो उस समय भी ऐसा हुआ, ऋतिक रोशन जी फिर विकास बहल पर मी टू लग गया, बाद में जांच में वो कुछ नहीं निकला, लेकिन उस समय फिल्म रोकवाने के लिए मी टू लगा, ऋतिक जी पर कोई लोग आरोप लगा दिए, बहुत सारी चीजों से घिर गया। ऐसी परिस्थिति थी कि भाई अब अगला कदम होगा क्या। तो मैं बोला कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, सब चीज बताऊंगा, सब सवालों का जवाब दूंगा। दिया और चीजें धीरे धीरे सभी चीजें सामान्य हो गई, अच्छी हुई, फिल्म सुपर हिट हुआ। 8 स्टेट के सीएम ने मुलाकात की, चाय पिलाया, खाना खिलाया और फिल्म को टैक्स फ्री किया। इतना सम्मान मिला और जनता की तरफ से इतना सम्मान मिला कि कई दिन तक कई शहर में कोई सीट नहीं मिलती थी सिनेमा हॉल में। तो ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। अक्कू सर आपका भी आशीर्वाद है। और दिल से मैं, देखिए बहुत सारा इंटरव्यू आप मेरा यूट्यूब पर जहां था देखिए, किसी इंटरव्यू लेने वाले या किसी संपादक की मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन आपसे बहुत मैं प्रभावित हूँ और दिल से सम्मान करता हूँ आपको, इसलिए मैं प्रणाम करता हूँ और आपकी चर्चा करता हूँ कि लोगों को पता भी चलना चाहिए कि ऐसे ऐसे लोग भी, निर्भीक लोग आज हमारे देश में हैं। नहीं, बहुत आभार आपका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने इतना बड़ा काम किया जिसकी वजह से हम सब लोग आपसे बात करने के लिए लालयित रहते हैं, बच्चे लालयित रहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैसे वो दुनिया को क्रैक कर सकते हैं। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो मैंने बीच में भी कहा कि जो निचले वर्ग के बच्चों को आप कर ही रहे हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ योगदान दीजिए जो सचमुच मिडिल क्लास के हैं और जो चाहते हैं कि हाँ और आगे दुनिया को ले जाएं, देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। थैंक यू।